हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्रमुख शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हमारी वीडियो को दोस्तों आप यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। ये हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी को दोस्तों हम अन्य नाम से भी जानते हैं। इसे हम मृत नदी भी कहते हैं और इसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है पुराने टाइम में, और इसे दृश्यवती नदी भी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इस सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1952 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ है वो 1961 से लेके और 1969 के बीच में हुआ। वो किसके द्वारा किया गया? बी लाल और B.K. थापर, यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था 1961 से 1969 के बीच में। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ के लोग इस सभ्यता के कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा, घोड़ा, मंदिर से अपरिचित थे। विशेष तौर पर ध्यान रखना दोस्तों कि लोहा, घोड़ा और मंदिर से अपरिचित थे, जबकि इनके जो पालतू पशु थे वो ऊँट था और कुत्ता था, और कुत्ता इनका प्रिय पशु था पालतू। इसके अलावा ये एक नगरीय सभ्यता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ बनी हुई यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली, साक्ष्य मिले उसके, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और ये दोस्तों एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इस सभ्यता में चूंकि तांबा और कांसे का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस सभ्यता को? कालीबंगा सभ्यता को। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, या दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है इसके अलावा दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि इस सभ्यता को यानी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। और ये दोस्तों किसने कहा है? ये दशरथ शर्मा ने कहा है। एक व्यक्ति का नाम है जिसने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इसके अलावा दोस्तों इसकी और विशेषता भी हैं। यहाँ पर हमें भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा हमको यहाँ से अलंकृत ईंटें, कैसी ईंटें दोस्तों? अलंकृत ईंटें के भी साक्ष्य हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हमें जो है हवन करने के जो कुंड हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से ये जो सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, इसकी जो आकृति थी वो समचतुर्भुज के समान थी। इसके अलावा और भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ पर जो राख मिली है और हड्डियाँ मिली हैं उससे ऐसा लगता है यहाँ पर कि प्रारंभ में यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित थी। यहाँ से शल्य चिकित्सा के जो हैं वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि मंदिर, घोड़ा और लोहा से ये परिचित थे ये लोग। ओके दोस्तों, इसके अलावा इसकी और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पर उस्तरा क्या प्राप्त हुआ है? उस्तरा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। व्याघ्र की मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से तंदूर की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। आहड़ सभ्यता,
ये उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। और ये जो नदी है दोस्तों वो है आहड़ नदी। किस नदी किनारे स्थित है? ये आहड़ नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता का स्थानीय नाम, आहड़ सभ्यता जो है इसका स्थानीय नाम जो है धूलकोट की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। धूलकोट की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और धूलकोट का तात्पर्य है किससे है? रेत के टीले। किससे है? रेत के टीले से इसका तात्पर्य है। इसके अलावा इसके उपनाम दोस्तों आहड़ सभ्यता के वो है ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, अघाट दुर्ग और धूलकोट की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इसके जो खोजकर्ता हैं वो है अक्षय कीर्ति व्यास। और इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों वो 1953 में हुई थी। जबकि कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज 1952 में हुई थी अमलानंद घोष के द्वारा। जबकि इसकी खोज 1953 में नहीं, 1 साल बाद हुई है। और वो किसके द्वारा हुई है? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। इसका उत्खनन कार्य की हम बात करें तो इसका उत्खनन कार्य जो हुआ था वो प्रारंभ में उत्खनन कार्य जो हुआ था वो 1954 और 56 के बीच हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, RC अग्रवाल के द्वारा हुआ था, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा हुआ। जबकि इसका वास्तविक जो उत्खनन कार्य हुआ था वो 1961 से और 1962 के बीच में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? HD सांकलिया के द्वारा। HD सांकलिया मतलब हसमुख सांकलिया, HD सांकलिया के द्वारा हुआ था। इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं में ताम्र का प्रयोग किया गया था। तांबे का वस्तु जो हुआ करती थी उनमें तांबे का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को हम ताम्रवती नगरी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस सभ्यता में संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात यहाँ पर इसका साक्ष्य इससे मिलता है कि यहाँ पर एक साथ जो है 6-7 चूल्हे एक साथ मिले थे। इस कारण इस सभ्यता को संयुक्त परिवार की सभ्यता भी कहा जाता है। और ये सभ्यता कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। इस सभ्यता में एक साथ कृषि और ये साथ में पशुपालन भी किया करते थे, इसके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। और ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और ये कैसी सभ्यता थी? पितृसत्तात्मक। जबकि हमारी जो सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता वो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जबकि ये आपकी ग्रामीण सभ्यता है। और ये कैसी सभ्यता है? पितृसत्तात्मक सभ्यता है आहड़ सभ्यता। जबकि कालीबंगा सभ्यता जो थी वो कैसी थी दोस्तों? वो आपकी मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। आगे देखिएगा, आहड़ सभ्यता के अंतिम चरण में, जब इसका अंतिम चरण चल रहा था इस सभ्यता का, तो यहाँ पर लोय संस्कृति का विकास हो गया था। अंतिम चरण में इस सभ्यता में लोय का आगमन हो गया था, लोय संस्कृति का आगमन हो गया था। ये कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जो है धातु की मुद्राएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता से धातु की मुद्राओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसे ताम्रवती नगरी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? ताम्र निर्मित भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, तांबे की बनी हुई भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इसलिए इस सभ्यता को ताम्र नगरी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों काले और लाल रंग के मृत भांड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मृत व्यक्ति को कपड़ों और गहनों के साथ गाड़ा जाता था। 3 गणेश्वर सभ्यता, ये नीम का थाना सीकर में स्थित है। और नदी है दोस्तों कांतली नदी, और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। यदि हम सीकर जिले की बात करें तो इसका जो पुराना नाम है वो है वीरवान का बांस। क्या नाम है इसका? वीरवान का बांस इसे कहा जाता है सीकर जिले का, ये पुराना नाम है दोस्तों। और इसकी जो खोज हुई थी वो सन 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? RC अग्रवाल के द्वारा प्लस राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से 1972 में RC अग्रवाल और साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से इस सभ्यता की, गणेश्वर सभ्यता की यह खोज हुई थी। इसका उत्खनन कार्य 1977 में हुआ, यानी कि कितने साल बाद हुआ दोस्तों? 5 साल बाद। 1977 में इसका उत्खनन कार्य हुआ। और किस किस के द्वारा हुआ? RC अग्रवाल जिसने खोज की थी इसकी, और ये यहाँ पर उत्खनन कार्य भी कर रहे हैं
RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, साथ में विजय कुमार और BN मिश्र, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सभ्यता की, गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। इसकी प्रमुख विशेषता अगर हम देख लीजिए आप, क्या क्या प्रमुख विशेषता है यहाँ पर इसकी। यहाँ से ताम्र निर्मित वस्तु प्राप्त हुई हैं जिनमें 99% शुद्धता पाई गई, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस सभ्यता को, चूँकि यहाँ की जो वस्तु प्राप्त हुई हैं उनमें तांबे का जो है शुद्धता पाई गई है 99%, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। और यहाँ से पत्थर से बने मकान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं इस सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ से पत्थर के बने बांध भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, तांबे के बने हुए। और इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, अर्थात दोनों प्रकार के लोग थे यहाँ पर। ओके दोस्तों, इसकी ज़्यादा कोई विशेषता नहीं है, केवल इतनी ही विशेषताएं इसकी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सभ्यता है वो है बैराट की सभ्यता, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। और इस नदी की यदि हम बात करें तो ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता, बैराट की सभ्यता। एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने भी खनन करने पर जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनके नाम भीम जी की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है, गणेश जी की डूंगरी है। जितने भी उत्खनन कार्य किए गया इस क्षेत्र पर बैराट की सभ्यता पर, वहाँ पर भीम जी की डूंगरी प्राप्त हुई है, महादेव जी की डूंगरी प्राप्त हुई है और गणेश जी की डूंगरी प्राप्त हुई है। इसकी यदि हम खोज की बात करें तो इसकी खोज, बैराट सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1936-37 के बीच में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा, नीलचंद बनर्जी के द्वारा और कैलाश दीक्षित के द्वारा। इसकी उत्खनन की बात करें हम तो उत्खनन कार्य से पहले जो है इसका जो पता लगाया गया था वो कैप्टन बर्थ के द्वारा लगाया गया था। इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है बैराट सभ्यता की वो 1837 में हुई थी कैप्टन बर्थ के द्वारा, जो कि बीजक की यहाँ पर डूंगरी स्थित है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जो कि बीजक की डूंगरी पर घूमने को आया था, उस समय हमको इसका पता लगा था इस सभ्यता का। इसकी कुछ जो विशेषता है उसको देख लीजिए दोस्तों। यहाँ से उत्खनन कार्य में 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कितनी होती हैं? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहाँ से, जिसमें से 8 जो मुद्रा हैं वो आहत सिक्के हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है या जिन्हें पंचमार्क कहा जाता है। और इसके अलावा जो 28 मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक की हैं, एक यूनानी शासक था उसकी है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आप, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ से? और वो भी कैसे मंदिर? गोल मंदिर के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चीनी यात्री हेंगसांग ने यहाँ की यात्रा की थी, और वो भी कब की थी? हर्षवर्धन के समय, जब भारत पर हर्षवर्धन का राज्य था, शासन था, उस समय हेंगसांग ने, जो कि चीनी यात्री था, इसने यहाँ की यात्रा की थी। इस सभ्यता का मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों जो है, इस सभ्यता का संबंध है मौर्य वंश से रहा। किससे रहा? इस सभ्यता का जो संबंध है वो मौर्य वंश से रहा है। इसके अलावा इस सभ्यता की जो जानकारी है वो महाभारत से ही मिलती है। इस सभ्यता की जानकारी महाभारत से भी मिलती है। और यहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख भी प्राप्त होता है। ये जो सभ्यता है बैराट सभ्यता, यहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख भी प्राप्त होता है, अशोक का। इसके अलावा दोस्तों ये सभ्यता हुर्णों के आक्रमण से नष्ट हुई थी, ऐसा कहते हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कहते हैं कि ये सभ्यता हुर्णों के आक्रमण से नष्ट हुई थी। और इसके अलावा कुछ दोस्तों और भी पॉइंट हैं। यहाँ से हाथ से बने हुए क्या मिलते हैं आपको? सूती कपड़े वस्त्र मिलते हैं हाथ से बने हुए। और इसके अलावा यहाँ उत्खनन कार्य में बौद्ध मठ प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? यहाँ पर बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं, तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शिक्षा का केंद्र रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये बैराट जो सभ्यता है वो
प्रारंभ में यानी कि उस समय ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराट सभ्यता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें।